राजनीति विज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र राजनीति विज्ञान के मूल आधार। आज का हमारा टॉपिक है अधिकार, राइट्स। अधिकार के बारे में पढ़ेंगे मित्रों। अधिकार हमारे सामाजिक जीवन की अनिवार्य आवश्यकताएं हैं, जिनके बिना न तो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर पाता है और न ही समाज के लिए उपयोगी कार्य कर सकता है। वस्तुतः क्या है कि अधिकारों के बिना मानव जीवन के अस्तित्व की कल्पना ही नहीं की जा सकती। बहुत मुश्किल होती होगी बिना अधिकारों के जीवन में। इस कारण वर्तमान समय में प्रत्येक राज्य के द्वारा अधिकाधिक विस्तृत अधिकार प्रदान किए जाते हैं। प्रत्येक राज्य अधिकार देता है अपने नागरिकों को, और लास्की के शब्दों में कहा जा सकता है कि एक राज्य अपने नागरिकों को जिस प्रकार के अधिकार प्रदान करता है, उन्हीं के आधार पर राज्य को अच्छा या बुरा कहा जा सकता है। यानी जो राज्य ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार प्रदान करता है, अच्छे वाले अधिकार प्रदान करता है, तो वो अच्छा राज्य कहला सकता है। अधिकार वे सामाजिक परिस्थितियाँ तथा अवसर हैं जो मनुष्य के व्यक्तित्व के उच्चतम विकास के लिए आवश्यक है। अधिकार उन सुविधाओं को हम कह सकते हैं जिनका उपयोग कर मनुष्य अपने जीवन को सुखी एवं सार्थक बना सकते हैं। किसी समाज की उन्नति का मापदंड उस समाज द्वारा स्वीकृत अधिकारों को समझा जाता है। जिस समाज में नागरिक के जितने अधिक अधिकार स्वीकार कर लिए जाते हैं, वह समाज उतना ही अधिक उन्नतिशील माना जाता है। अब हम बात करते हैं अधिकार का अर्थ और उसकी परिभाषाओं की। व्यक्ति के अधिकार वे दावे होते हैं जिनको समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होती है और जिन्हें राज्य संरक्षण प्रदान करता है। समाज की स्वीकृति इसलिए आवश्यक है क्योंकि अधिकारों का पर्यावरण समाज है। राज्य संरक्षण भी आवश्यक है क्योंकि राज्य अधिकारों को औचित्य व परिसीमन प्रदान करता है कि किसी व्यक्ति के अधिकारों को छीन ले, कोई हनन करे, तो राज्य का संरक्षण जरूरी हो जाता है ताकि उसके अधिकारों को वापस बहाल किया जा सके। अपनी आत्मोन्नति के लिए मनुष्य को एक विशिष्ट वातावरण की आवश्यकता होती है। इस वातावरण को उत्पन्न करना और बनाए रखना समाज और राज्य का कर्तव्य है। अनुकूल परिस्थितियों के अभाव में व्यक्ति का पूर्ण विकास नहीं हो सकता। जीवन की इन्हीं परिस्थितियों को अधिकार कहा जाता है। प्रत्येक मनुष्य में कुछ अंतर्निहित शक्तियाँ होती है। इन शक्तियों के विकास हेतु ही वह समाज के सामने कुछ मांगे रखता है। वे जो मांगे होती है, क्लेम्स होते हैं, अनेक प्रकार के हो सकते हैं। कुछ नैतिक तथा सार्वजनिक कल्याण के हित में, तो अन्य अनैतिक और स्वार्थपूर्ण भी हो सकते हैं। यानी कुछ मांगे स्वार्थपूर्ण भी हो सकती हैं। समाज पहले प्रकार की मांगों को स्वीकार कर लेता है। यानी जो नैतिक मांगे होती है, जो सार्वजनिक कल्याण के हित में होती है, वो क्लेम्स स्वीकार कर लिए जाते हैं समाज के द्वारा। और जो अनैतिक मांगे हैं, जो व्यक्तिगत हित और स्वार्थ पर आधारित है, तो इस प्रकार की मांगों को समाज जो है अस्वीकार कर देता है। तो जो मांगे समाज द्वारा स्वीकार कर ली जाती है, वे अधिकार कहलाती हैं। विभिन्न विद्वानों ने जो परिभाषाएं दी है, उनमें से कुछ प्रमुख है। लास्की ने कहा है, अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना सामान्यतः व्यक्ति अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए अधिकारों का होना बहुत ही जरूरी है। इसी तरह से बारकर ने कहा है, अधिकार वे बाहरी परिस्थितियां हैं जो व्यक्तित्व के अधिकतम विकास के लिए आवश्यक हैं और जिनकी उपलब्धि राज्य द्वारा संरक्षित होती है। अधिकार वे बाहरी परिस्थितियां हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के अधिकतम विकास के लिए आवश्यक है। उनके बिना, अधिकारों के बिना व्यक्तित्व का पूरा विकास नहीं हो पाएगा, और जिनकी उपलब्धि राज्य द्वारा संरक्षित होती है, यानी अधिकारों को राज्य का संरक्षण प्राप्त होता है। ग्रीन ने कहा है, अधिकार वह शक्ति है जिसकी मांग लोक कल्याण के लिए की जाती है और जिसे इसी आधार पर मान्यता भी प्राप्त होती है। तो समाज द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है और लोक कल्याण के लिए मांगे होती है। अधिकार किसके लिए मांगे जाते हैं? लोक कल्याण के लिए मांगे जाते हैं। तो इस तरह से अधिकार वह शक्ति है जिसकी मांग लोक कल्याण के लिए की जाती है और जिसे इसी आधार पर मान्यता भी प्राप्त होती है। उपयुक्त जो परिभाषाएं थी, जो भी हमने पढ़ी हैं, वो अधिकार की सामाजिक उपयोगिता पर प्रकाश डालती हैं। व्यक्ति समाज का सदस्य है और समाज व्यक्ति के अधिकारों की आवश्यकता बतलाता है। किंतु जब तक अधिकार को राज्य द्वारा मान्यता न मिल जाए,
तब तक उन्हें हम अत्यधिक सामाजिक उपयोगिता के बाद भी अधिकार नहीं कह सकते। इसलिए अधिकार का संबंध क्या है? व्यक्ति, समाज और राज्य तीनों से ही रहता है। अब बात करते हैं अधिकार के तत्व या लक्षण कौन कौन से हैं। अधिकार के प्रमुख तत्व या लक्षण इस प्रकार हैं। पहला है अधिकार सामाजिक हित में एक स्वार्थ रहित मांग है। अधिकार क्या है? सामाजिक हित में मांग है और उसमें स्वार्थ नहीं हो। यह स्वार्थ रहित मांग होती है जो समाज या राज्य से की जाती है। दूसरा इसका लक्षण या तत्व है अधिकार समाज की सृष्टि है। अधिकार समाज में ही संभव है। समाज के सदस्यों के रूप में ही हमें अधिकार मिलते हैं। बिना समाज की स्वीकृति या मान्यता के व्यक्ति की मांगें अधिकार का रूप धारण नहीं कर सकती है। जब कोई मांग समाज द्वारा स्वीकृत हो जाती है तब उसके पीछे समाज की समस्त नैतिक शक्ति हो जाती है। अतः अधिकार समाज की सृष्टि है। तो अधिकार समाज की सृष्टि माने जाते हैं, समाज से उत्पन्न होते हैं। तीसरा है राज्य का संरक्षण। अधिकारों का एक आवश्यक लक्षण ये है कि राज्य उनका संरक्षक होता है या संरक्षण करता है। इस स्थिति में राज्य का ये उत्तरदायित्व हो जाता है कि वह यह देखे कि जब व्यक्ति समान अधिकारों का उपभोग करते हैं तब कोई व्यक्ति उनका दुरुपयोग तो नहीं कर रहा है। क्योंकि राज्य को संरक्षण प्रदान करना है, दुरुपयोग को रोकना है। जब तक किसी अधिकार को राज्य का संरक्षण प्राप्त नहीं होता तब तक उसे अधिकार नहीं कहा जा सकता। तो राज्य का संरक्षण प्राप्त होना बहुत जरूरी है। अगला बिंदु है सार्वव्यापकता। अधिकार सार्वभौमिक होते हैं, अर्थात बिना किसी भेदभाव के अधिकार राज्य के सभी नागरिकों को प्राप्त होते हैं। तो अधिकार सार्वभौमिक होते हैं और बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों को प्राप्त होते हैं। ये सर्वव्यापकता कहलाती है। अगला बिंदु आता है कल्याणकारी स्वरूप। अधिकारों का संबंध अनिवार्यतः मानव के व्यक्तित्व विकास से होता है। अधिकारों को इसलिए मान्यता प्राप्त होती है कि वे मानव की उन्नति में सहायक होते हैं। व्यक्ति को कोई ऐसे अधिकार नहीं मिल सकते जो उसके व्यक्तित्व के विकास में बाधक हो। तो अधिकारों का स्वरूप कल्याणकारी होता है और अधिकार कर्तव्यों से घनिष्ठ संबंधित है। अधिकार कर्तव्यों पर आश्रित होते हैं। अधिकारों का महत्व कर्तव्यों की दुनिया में ही होता है। अधिकार में कर्तव्य निहित हैं। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व संभव नहीं है। लास्की ने ठीक ही लिखा है कि मेरे अधिकार में तुम्हारे कर्तव्य निहित है और तुम्हारे अधिकार में मेरे कर्तव्य निहित है। यानी एक का अधिकार दूसरे का कर्तव्य, दूसरे का अधिकार पहले का कर्तव्य है। तो इस तरह से अधिकार के तत्व या लक्षण है। अधिकार सामाजिक हित में एक स्वार्थ रहित मांग है। अधिकार समाज की सृष्टि है। राज्य का संरक्षण है। सर्वव्यापकता है। कल्याणकारी स्वरूप है और अधिकार कर्तव्यों से घनिष्ठ संबंधित है। तो ये अधिकार के तत्व या लक्षण कहलाते हैं। अधिकारों के बारे में हम बात कर रहे हैं। जो भी विभिन्न प्रकार के अधिकार प्रदान किए जाते हैं तो हम यहाँ अधिकारों का वर्गीकरण समझने का प्रयास करते हैं कि अधिकारों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। तो मित्रों, अधिकारों को दो वर्गों में बांटा जाता है। सबसे पहले अधिकारों को दो वर्गों में बांटा गया है, नैतिक आधार और कानूनी अधिकार। पहले नैतिक अधिकार और दूसरा कानूनी अधिकार। नैतिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जिनका संबंध मानव के नैतिक आचरण से होता है। इन अधिकारों का अवलंबन समाज की नैतिक भावना होती है, न कि राज्य की शक्ति। यानी व्यक्ति अपनी नैतिकता से ही उनका पालन करता है, अपने स्वतः ही उनका पालन करता है, राज्य की शक्ति से उनका पालन नहीं करता। नैतिक अधिकारों का राज्य के कानूनों द्वारा अनुमोदन नहीं होता है। इन्हें धर्मशास्त्र, लोकमत या जनता की आत्मिक चेतना के दबाव द्वारा स्वीकार करवाया जाता है। राज्य अथवा कानून का इनसे कोई संबंध नहीं होता, अतः उनके उल्लंघन पर किसी को दंड भी नहीं मिलता है। तो ये नैतिक अधिकारों का नैतिक आधार होता है। दूसरा है कानूनी आधार। कानूनी अधिकार वे हैं जिन्हें राज्य द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है और जिनकी रक्षा का उत्तरदायित्व राज्य के ऊपर होता है। इन अधिकारों के पीछे राज्य की शक्ति होती है। यदि कोई व्यक्ति इन अधिकारों के उपभोग में अवरोध लगाता है तो वह अपराधी माना जाता है। जो एक नागरिक को अपने साथी नागरिकों के विरुद्ध प्राप्त होते हैं, जो राज्य की सर्वोच्च शक्ति द्वारा प्रदान किए जाते हैं और जिनकी रक्षा राज्य करता है। तो सामाजिक जीवन के विकास के साथ साथ इन अधिकारों में वृद्धि होती जाती है। तो हम कानूनी अधिकार की चर्चा कर रहे हैं कि कानूनी अधिकार वे हैं जिन्हें राज्य द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है, जिनका रक्षा का उत्तरदायित्व भी राज्य के ऊपर ही
होता है, तो इस प्रकार से इन अधिकारों के पीछे राज्य की शक्ति होती है। और मान लीजिए कोई व्यक्ति नागरिकों के इन अधिकारों के उपभोग में बाधा लगाता है, अड़ंगा लगाता है, अवरोध डालता है, तो वह अपराधी माना जाता है। और इस तरह से राज्य जो है इनकी रक्षा करता है इन अधिकारों की, तो ये कानूनी अधिकार होते हैं। तो नैतिक अधिकार और कानूनी अधिकार, इस प्रकार से दो जो वर्गीकरण किया गया है। अब हम चर्चा करते हैं ये कानूनी अधिकार कितने प्रकार के हैं। कानूनी अधिकारों में एक आता है नागरिक अधिकार। कानूनी अधिकारों में एक आता है नागरिक अधिकार, दूसरा आता है राजनीतिक अधिकार। कानूनी अधिकारों के दो भेद माने गए हैं, पहला है नागरिक अधिकार और दूसरा है राजनीतिक अधिकार। नागरिक अधिकार हम इस प्रकार समझेंगे, नागरिक अधिकार राज्य में रहने वाले सभी व्यक्तियों को, चाहे वे राज्य के नागरिक न हो, प्रदान किए जाते हैं। यानी कोई विदेशी भी हो तब भी उसको वो नागरिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। इनका उद्देश्य व्यक्ति के उच्च सामाजिक जीवन को संभव बनाना है। इनका संबंध व्यक्तियों के जान माल आदि की रक्षा करने से है, जिनके बिना मनुष्य का श्रेष्ठ जीवन संभव नहीं है। यद्यपि देश की सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के परिवर्तन के साथ व्यक्तियों के नागरिक अधिकार भी बदलते रहते हैं, किंतु उन्नतिशील राज्यों में सामान्यतः निम्नलिखित अधिकार प्रदान किए जाते हैं। निम्नलिखित राजनीतिक जो नागरिक अधिकार है वो दिए जाते हैं, जिसमें जीवन का अधिकार, इसी तरह से समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, और इसके साथ साथ है संपत्ति का अधिकार, परिवार का अधिकार और रोजगार का अधिकार। तो ये है कानूनी अधिकार, क्षमा करें, कानूनी अधिकार में नागरिक अधिकार। कानूनी अधिकार के दो भेद है, नागरिक अधिकार और राजनीतिक अधिकार। तो अब नागरिक अधिकारों को पढ़ रहे हैं, तो नागरिक अधिकार जो है उसमें सबसे पहला आता है जीवन का अधिकार। जीवन का अधिकार में प्रत्येक मनुष्य को जीवन का अधिकार है। यह अधिकार मौलिक और आधारभूत है, क्योंकि इसके बिना अन्य अधिकार असंभव है। इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति बिना किसी बाधा के अपने जीवन का उपभोग कर सके। राज्य का कर्तव्य है कि वह व्यक्ति के जीवन की रक्षा करे, और व्यक्ति को स्वयं भी अपने जीवन की रक्षा करने का अधिकार है। और यदि कोई उसके जीवन का अंत करता है तो फिर उसे दंड मिलता है। ये जीवन का अधिकार है। इसी में दूसरा आता है समानता का अधिकार। नागरिक अधिकारों में दूसरा है समानता का अधिकार। समानता का अर्थ ये नहीं लगाया जाता कि सभी व्यक्ति हर प्रकार से समान होंगे, बराबर होंगे। समानता का अर्थ समानीकरण नहीं है। इसका अभिप्राय ये है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्ति के रूप में व्यक्ति का बराबर सम्मान किया जाए तथा उसे उन्नति करने के समान अवसर दिए जाएं। अमीर और गरीब, सबल या निर्बल, अनपढ़ या पढ़े लिखे, शहरी या ग्रामीण, सभी को उन्नति करने के समान अधिकार दिए जाएं और कानून के सामने सभी बराबर हो। समानता के अधिकार में राजनीतिक समानता भी होनी चाहिए, आर्थिक समानता भी होनी चाहिए और सामाजिक समानता भी होनी चाहिए। यानी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको समान समझा जाए। इसी में तीसरा आता है स्वतंत्रता का अधिकार। नागरिक अधिकारों में तीसरा है समान स्वतंत्रता का अधिकार। लास्की के अनुसार इसका तात्पर्य उस शक्ति से होता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार बिना किसी बाह्य बंधन के अपने जीवन के विकास का ढंग चुन सके। स्वतंत्रता की सकारात्मक परिभाषा के अनुसार इसे व्यक्तित्व के विकास का अवसर माना जाता है, ताकि व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके, उसे स्वतंत्रता हो। नागरिकों को अपनी भौतिक और नैतिक उन्नति करने का पूर्ण अवसर मिलना चाहिए। यह अवसर तभी मिल सकता है जब समाज कुछ नियम बनाकर एक के जीवन में दूसरे व्यक्ति द्वारा अनुचित हस्तक्षेप को न होने दे। तो इस तरह से व्यक्ति के जीवन में अनुचित हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए और कुछ सकारात्मक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं राज्य द्वारा, लेकिन नकारात्मक प्रतिबंध नहीं होने चाहिए। स्वतंत्रता के अधिकार में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। व्यक्ति को अपने जीवन पर अधिकार है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होता है, बशर्ते वो दूसरे की मानहानि न करे। वो मानहानि करता है तो फिर उसके पास सबूत होने चाहिए। इसी तरह आने जाने की स्वतंत्रता का अधिकार है। संगठन बनाने का अधिकार है कि व्यक्ति संगठन बना सकता है। शिक्षा और संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार है, वो अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकता है, अपनी संस्कृति का पालन कर सकता है। और इसी तरह से अंतःकरण का या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है कि वो अपने इच्छानुसार धर्म को
अपना सकता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।